हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे थे हम और टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सिर्फ एक दो जो चैप्टर्स हैं, एक दो पार्ट्स हैं वो बचे हैं, बाकी वो पूरा हमने कर लिया है। तो आज उसी में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही, टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट यूनिट में ही हमारा एवोल्यूशन या जिसे हम कहते हैं कि मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, कोई एजुकेशन लेते हैं, तो वहाँ एवोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, मूल्यांकन का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो सबसे पहले तो जो है स्टूडेंट की वीकनेस या उसकी लर्निंग में क्या डिफिकल्टीज आई, इसको फाइंड आउट करना है, डायग्नोज करना है कि क्या क्या वीकनेस रही और लर्निंग में कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज आई, ताकि उसे ठीक किया जा सके जब हम वापस नेक्स्ट टाइम जब हम टीचिंग करें। और साथ में क्या है, टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या अचीवमेंट रहा, जो टीचिंग है, टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कहाँ तक फुलफिल हुए, स्टूडेंट ने क्या ग्रास्प किया, उसने क्या अचीव किया, इसे टेस्ट करना है। और नेक्स्ट है जो हेल्प इन प्रोग्नोस, यानी कि जो प्रोबेबल आउटकम होता है, वो देखना कि क्या आउटकम रहा। उसके बाद है फेमिलराइज द टीचर विद द नेचर ऑफ पीपल लर्निंग डेवलपमेंट, ताकि टीचर को पता पड़े कि जो स्टूडेंट है उसका लर्निंग में क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है। तो और जो टीचर है उसकी एफिशिएंसी का भी हमें पता पड़ता है। देखिए, एक टीचर है, अगर क्लास में 2-3 बच्चे फेल हो रहे हैं तो ठीक है, 2-3 बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन अगर क्लास में 70-80% जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो टीचर की एफिशिएंसी पे भी सवाल उठाता है। तो ये जो एवोल्यूशन है या मूल्यांकन का जो सिस्टम है, ये न सिर्फ लर्नर के लिए एक जो लर्नर की जो एबिलिटी है या उसकी जो डिफिकल्टीज है, उसका लर्निंग प्रोसेस में जो उसका डेवलपमेंट या प्रोग्रेस हुआ है, न सिर्फ उसको इवेल्यूएट करता है बल्कि टीचर की भी एफिशिएंसी को इवेल्यूएट करता है। और साथ में ये भी बताता है कि स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए उसे प्रमोट कर किया जाए या नहीं, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए फिट है या नहीं। कई जगह एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए एवोल्यूशन होता है, तो वो हेल्प करता है स्टूडेंट का सिलेक्शन में कि कॉलेज में एडमिशन के लायक है या नहीं स्टूडेंट, या किसी स्पेसिफिक कोर्स में जो है उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए या नहीं। और लास्ट जो है पेरेंट्स, जो है पेरेंट्स को भी ये एवोल्यूशन के जो रिजल्ट्स होते हैं या जो मूल्यांकन होता है उसी से पता पड़ता है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी है। तो क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो जो लर्नर है उसकी वीकनेस का पता करना, उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज का पता करना, उसके अचीवमेंट्स का पता करना, लर्निंग प्रोसेस में उसका क्या डेवलपमेंट रहा है, क्या प्रोग्रेस रही है उसका पता करना, टीचर कितना एफिशिएंट है इस बात का भी आकलन इसी से लगाया जाता है। फिर स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये जज करने के लिए भी हम मूल्यांकन को काम में लेते हैं। स्टूडेंट का कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन, कहीं किसी जगह नौकरी में सिलेक्शन, इस सब के लिए एवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और पेरेंट्स को अगर जानना है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो वार्ड है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, पेरेंट्स को अगर ये बताना है, तो उसके लिए भी एवोल्यूशन सिस्टम या जो रिजल्ट होता है एवोल्यूशन का, मूल्यांकन का, वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब क्या-क्या काम होता है, एवोल्यूशन के फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो फीडबैक, फीडबैक देना कि कितनी जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ-कहाँ है स्टूडेंट की। फिर ये जो है स्टूडेंट को मोटिवेट भी करता है, ठीक है? वैल्यूएशन से अगर वैल्यूएशन सिस्टम से जो है एनकरेजमेंट मिलता है लर्नर को, हार्ड वर्क करने को उसको प्रोत्साहन मिलता है कि अभी मार्क्स इतने हैं, इस सब्जेक्ट में कम है, इसमें ज़्यादा हैं, तो कहाँ पर उसे मेहनत करने की ज़रूरत है, तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। एक बेटर गाइडेंस है जो कि
ग्रोथ के लिए नेसेसरी है किसी भी लर्नर की, तो इवोल्यूशन जो है एक अच्छा गाइडेंस देता है कि स्टूडेंट को कि कहाँ पे उसे ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, और साथ में जो लर्निंग प्रोसेस में जो कमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए रेमेडियल एक्शंस जो हैं वो भी सुझाता है इवोल्यूशन सिस्टम। और आप प्लानिंग कर सकते हैं, इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग कि आगे टीचर भी प्लानिंग कर सकता है, देखिए स्टूडेंट भी प्लानिंग कर सकता है, टीचर प्लान कर सकता है कि उसे कहाँ पर किस तरह के लेक्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज करने हैं, लर्निंग एक्टिविटीज कैसे डेवलप करनी है, स्टूडेंट प्लान कर सकता है कि उसे कहाँ किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। इस तरह से इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन करना है, तो जैसे अगर बोर्ड का रिजल्ट आता है, 10th बोर्ड का, 12th बोर्ड का, या किसी यूनिवर्सिटी का कहीं रिजल्ट आता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 10th बोर्ड का रिजल्ट आया तो इस स्कूल में बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा, दूसरे स्कूल में कैसा रहा, तो इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन करना है। तो वहां पे भी मूल्यांकन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो अ, ये इसका एक जो है इसका फंक्शन है कि कंपैरिजन कैसे किया जाए, और एक लास्ट फंक्शन ये है कि पेरेंट्स को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, तो जिसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वही जाके उसके फंक्शंस बनते हैं कहीं ना कहीं। तो बड़ा ही कॉमन सेंस है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मेजर पार्ट है वो कॉमन सेंसिकल होता है, कॉमन सेंस से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। उसके अलावा कुछ थ्योरीज वगैरह भी है जो कि आपने पढ़ी हुई हो, बहुत जरूरी है। उसके बाद अब देखते हैं किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं हम एजुकेशन के मूल्यांकन की जो तकनीक है, या एवोल्यूशन सिस्टम टेक्निक ऑफ एवोल्यूशन है, उसे किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात कहूँ तो देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन होता है जो हम कॉपी में पेन पेपर से लिख के आते हैं। ओरल होता है जो कि वर्बली टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट को आंसर देना है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ आपको साइंस वगैरह में या स्टैट्स में प्रैक्टिकली चीज़ों को करके बताना होता है। उसके बाद होता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या है, आप ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट को, उसका बिहेवियर या उसका जो डे टू डे किस तरह से वो काम को पूरा करता है, क्लास में किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। फिर है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, आंसर दिए जाते हैं, तो इंटरव्यू से भी आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स को जज कर सकते हैं। चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स जो उसके पिछले रिकॉर्ड्स हैं, तो ये सारी जो है क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। अब अगर इंस्ट्रक्शंस के बेस पे फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर क्लासिफाई करें, तो देखिए 4 तरह के होते हैं एवोल्यूशन: प्लेसमेंट एवोल्यूशन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, और साथ में है सबमिटिव एवोल्यूशन। तो ये अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो अलग-अलग टाइम पर किए जाते हैं। अब जैसे प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट एवोल्यूशन जैसे कि एक मैं नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दूं, जो हमारी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन है कि आपको वहां पर प्लेस किया जाए, यानी आप इस काबिल हैं कि नहीं कि आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं कि इस सब्जेक्ट जो हाँ कहाँ आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, सब्जेक्ट के हिसाब से वो एग्जाम्स डिजाइन किए जाते हैं। तो वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन होता है। और मेनली जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो है। उसके बाद है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन जो है ये एक इसको हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी कहते हैं, तो इसको थोड़ा-सा लिख देते हैं। इसको कहते हैं इंटरनल इंटरनल वैल्यूएशन। ठीक है? तो ये जब आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, कहीं आपने एडमिशन लिया है, कोई आपका कोई कोर्स चल रहा है, तो ड्यूरिंग दैट कोर्स या ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम ये जो है फॉर्मेटिव किया जाता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, और ये एक से ज़्यादा बार किया जाता है, 2 बार, 3 बार पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको फीडबैक दिया जाता है, उनके सक्सेस का, फेलियर का, उनके अचीवमेंट का, जो भी है उनको जो है उनको फीडबैक वापस दिया जाता है। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो स्कूल सिस्टम में जैसे जो यूनिट टेस्ट होते हैं,
या मंथली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, वो सारे क्या हैं, वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस कौन से होते हैं या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। तो इसके अंदर जो है हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं, हम ट्राई टू प्रूव एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि मैं कहूँ तो कोई भी प्रॉब्लम है उसके पॉसिबली क्या कारण हो सकते हैं, इस तरह का ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन होता है। तो ये जो है थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है या डिटेल्ड, जिसे मैं कहूँ डिटेल एवेल्यूशन होता है, ताकि पता कर सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे और जो प्रॉब्लम है उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो ये प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए ये इवैल्यूएशन डिजाइन किए जाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है उसमें कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है। और टू पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट मतलब किसी भी जो अपना प्रोग्राम चल रहा है उसमें साल के बीच में इसको कभी भी किया जा सकता है। अब सबमिटिव इवैल्यूएशन या जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल, देखिए फॉर्मेटिव था, ये था इंटरनल, ये सबमिटिव है, ये है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या है कि ये जो कोर्स है उसके कंप्लीशन पे या उसके एंड पे किया जाता है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव हैं, इंस्ट्रक्शंस के ऑब्जेक्टिव हैं, वो कहाँ तक अचीव हुए, या जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कहाँ तक अचीव हुए, ये इस बात को इवेल्यूट करता है कि स्टूडेंट टीचिंग के ऑब्जेक्टिव कहाँ तक हमारे पूरे हुए, और साथ में जो स्टूडेंट है उसका क्या अचीवमेंट रहा, या उसने उसको कितना ग्रास्प किया, एजुकेशन को जो टीचिंग हुई थी उसको उसने कितना अपने अंदर ग्रास्प किया, उसको क्या कुछ कितना समझ में आया है। तो ये दोनों तरफ से एक इवैल्यूएशन होता है, टीचर का भी होता है और स्टूडेंट का भी होता है, साल के लास्ट में किया जाता है। एग्जांपल दूं तो मैं, जैसे लास्ट में, साल के लास्ट में हमारा ईयरली एग्जाम होता है, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। या स्कूल्स में जैसे 2 बार होता है, एक मिड टर्म होता है सबमिटिव हाफ ईयरली, या फिर एक जो है लास्ट में होता है समेटिव, 2 समेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कितना सेटिस्फैक्टरी रहा, टीचर का परफॉर्मेंस कितना सेटिस्फैक्टरी रहा एट द एंड ऑफ द कोर्स, उसके लिए होते हैं समेटिव इवैल्यूएशंस। अब वो देखिए एक और क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है। ये जो था ये हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से था, इंस्ट्रक्शंस, पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से था। अब जो है रेफरेंस के हिसाब से है। सबसे पहला है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये जो है ग्लासर ने 1963 में फर्स्ट यूज की थी ये टर्म। ठीक है। 1963 में ग्लासर ने यूज की थी ये, किस लिए, कि ये जो लर्नर है, लर्नर के अचीवमेंट को या परफॉर्मेंस को बताने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे अमित स्कोर्ड 95%, द टाइपिंग स्पीड ऑफ देवेंद्र इज 58 वर्ड्स। यानी जब हम किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का हम परफॉर्मेंस जब बताते हैं तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन होता है। ओके। अब एक दूसरा है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है। अगर नॉन रेफरेंस्ड, तो दैट मीन्स उसमें क्या है कि हम जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए है, मेरे इतने परसेंट बने, उसके इतने परसेंट बने, मेरी स्पीड इतनी है, ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है, उसकी ऐसी है। तो दैट मीन्स ये एक इंडिविजुअल, जब रिजल्ट में जिस तरह का स्टेटमेंट है ये एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बताता है। लेकिन अगर नॉन रेफरेंस्ड है तो दैट मीन्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अमित स्टूड थर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो बाकी क्लास से कंपेयर किया है, उसका थर्ड रैंक आया है। राजेश स्कोर्ड 98 परसेंटाइल, दैट मीन्स 2% कैंडिडेट्स स्कोर्ड बेटर देन हिम। 98 परसेंटाइल है राजेश का, तो दैट मीन्स 2% कैंडिडेट जो है वो उससे बेटर हैं, और बाकी उसको 98 परसेंटाइल पे है। तो देखिए दोनों में ये डिफरेंस है कि
यहाँ तो कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये जो है ये नॉर्मली हमारा स्कूल का जो रिजल्ट आ गया, हमारा कॉलेज का जो रिजल्ट आ गया वो है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारा जब हम कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं या फिर हम कोई प्लेसमेंट के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई नौकरी के लिए कोई हम आवेदन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नेट है, नेट का रिजल्ट जो हम कहें तो वहां पे क्या है कंपैरिजन होता है। तो नॉर्म रेफर्ड एवोल्यूशन होता है जब कहीं अपन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उसके लिए अपन जब एग्जाम देते हैं तो हमें कंपेयर किया जाता है दूसरों से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसका जैसे फॉर अच्छा एग्जांपल मैं कहूँ तो ये कैट का एग्जाम होता है, आईआईएम्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सीटेट होता है। ये सारी जो हैं ये जो होते हैं ये सारी नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन सिस्टम होते हैं। अब देखिए ये है नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स आर टेक्निक्स इन विच टीचर प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस। ठीक है, फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस दिए जाते हैं टू स्टूडेंट्स एंड प्रमोट देम टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग। फ्लेक्सिबल क्वेश्चन दिए जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उनको प्रमोट किया जाता है कि वो अपनी खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट करें उन क्वेश्चंस के आंसर में। उन क्वेश्चन के आंसर्स में उनकी खुद की लर्निंग जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दिस इन दिस टेक्निक ईच स्टूडेंट आंसर सम क्वेश्चंस सच एज गिवन बिलो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन। जैसा कि कोई भी लेसन हम पढ़ते हैं, लेसन कंप्लीट करते हैं, उसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, तो वो जो होता है वो रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स होते हैं। यानी कि पूरा चैप्टर कर लिया, पीछे क्वेश्चन आंसर हैं, तो स्टूडेंट जो है वहां पे स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और स्टूडेंट को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपनी खुद की लर्निंग को उसमें रिफ्लेक्ट करे कि उसने क्या सीखा है। तो नॉर्मली जो स्कूल बुक्स होती हैं या टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कोई चैप्टर है उसके लास्ट में क्वेश्चन होते हैं, उसमें लिखा होता है सॉल्व दीज। ठीक है, तो वही है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट। अब देखिए एक और क्लासिफिकेशन है एवोल्यूशंस का ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है हमारा एवोल्यूशन का, उस हिसाब से भी उसे क्लासिफाई किया जाता है। चार तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डायग्नोस करने के लिए कि किस एरियाज में जो लर्नर है उसको तकलीफ है और उसे रेमेडी की जरूरत है, उसे वहां पर अपना जो लर्निंग है ठीक करने की जरूरत है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट डायग्नोस करने के लिए होते हैं स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए होता है कि जो स्टूडेंट है उसमें आइडेंटिफाई करना है कि पोटेंशियल कितना है। लेट में देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट और आइडेंटिफाई, इसको कर देते हैं फॉर आइडेंटिफाई एरियाज नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये होता है कहाँ इम्प्रूवमेंट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए होता है कि जो भी डिजायरेबल टैलेंट है कहीं किसी जगह प्लेसमेंट के लिए या किसी कोर्स में एडमिशन के लिए, जो डिजायरेबल टैलेंट है वो है या नहीं, उस व्यक्ति में वो है या नहीं। जैसे अभी हम नेट का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट क्यों रखा है, बिकॉज आपकी एग्जाम देने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आप में वो टीचिंग का एप्टीट्यूड है या नहीं, तो वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट्स। आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट्स। ठीक है, किसी भी स्पेशल प्रोग्राम के लिए, किसी भी स्पेशल कोर्स के लिए जब सेलेक्ट किया जाता है किसी को,
तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। अब अचीवमेंट टेस्ट जो है ये लिया जाता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स। तो क्या अचीव किया स्टूडेंट ने, लर्नर ने कितना अचीव किया, कितना वो लर्न कर पाया, उसको इवेल्यूएट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। और जो कोर्स है, कोर्स के लास्ट में ये लिया जाता है। उसके बाद है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये जो है एबिलिटी, जो जनरली जो एबिलिटी होती है पर्सन में, उसके लिए ये proficiency to identify, to access, to access the generally ability, ठीक है, of a person, of a person important है at a given time, ठीक है। प्रोफिशिएंसी है यानी उसमें इतनी कुशलता है या नहीं, कोई चीज वो कर सकता है तो एक गिवन टाइम में उतनी स्पीड से वो कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। तो ये चार तरह के हैं। डायग्नोस्टिक, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसे डायग्नोस करने के लिए। एप्टीट्यूड, एक कोई पोटेंशियल टैलेंट है यानी जो कि स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए इस तरह का टेस्ट लिया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है एट द एंड ऑफ द कोर्स लिया जाता है कि पूरा कोर्स होने के बाद लर्नर ने क्या अचीव किया, क्या कुछ उसने लर्न किया। प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक किसी भी चीज में प्रोफिशिएंसी है यानी उसकी एबिलिटी कितनी है एट अ गिवन टाइम पीरियड, एक दिए हुए निश्चित समय में क्या वो उतनी स्पीड से वो काम कर पाता है या नहीं, तो दैट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिए लास्ट में हम आते हैं अपने ग्रेडिंग सिस्टम पर। जो ग्रेड्स दिए जाते हैं एवोल्यूशन के लिए, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो ये जो ग्रेड वर्ड है, ये ग्रेड वर्ड कहाँ से डिराइव किया है, लेटिन का ग्रेडियस जो वर्ड है उससे डिराइव किया है, जिसका मतलब है स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रेड वर्ड आया है। कितने तरह के ग्रेड्स होते हैं, डायरेक्ट ग्रेड, इनडायरेक्ट ग्रेड, और जो इनडायरेक्ट ग्रेड है उसमें भी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग भी है एंड रिलेटिव ग्रेडिंग भी है। तो जो डायरेक्ट ग्रेडिंग है, डायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या है, आपने किसी की परफॉर्मेंस देखी और डायरेक्ट आपने एबीसीडी ग्रेड दे दिया, ठीक है, एबीसीडी ग्रेड दे दिया। ऐसा अक्सर तब होता है जैसे आप किसी डांस कंपटीशन के जज हैं, कोई मेहंदी प्रतियोगिता के जज हैं, या कोई आप किसी और इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप जज हैं, दो तीन जज हैं, तो क्या होता है कि वो मार्क्स नहीं देते, डायरेक्ट ग्रेड दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से जो है रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं कि तीन जज हैं, ए बी सी डी दे दिया, तो ओवरऑल ग्रेडिंग क्या रही। ये जो है क्वालिटेटिव टर्म है या क्वालिटेटिव इवोल्यूशन के लिए अधिकतर काम में आता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो इंटर एग्जामिनर, दो तीन एग्जामिनर है, उनके बीच में वेरिएबिलिटी अगर है जजमेंट को लेकर, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं लग रहा है, तो उसको हम किस तरह से फिर जज करें, तो वहां पर ये जो डायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम है ये बहुत ही काम आता है। लेकिन एक बात ये है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। डायरेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती क्योंकि चीजें जो रिजल्ट है वो इतने एक्यूरेट नहीं होते, और क्वालिटी को आप इवेल्यूट कर रहे हैं तो आप बायस्ड भी हो सकते हैं, किसी के लिए जज किसी के लिए बायस्ड भी हो सकता है, उस हिसाब से ग्रेड दे सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। उसके बाद अब देखते हैं इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब ये है कि पहले तो जो मार्क्स है उस हिसाब से एक्सेस किया जाता है, जो रिजल्ट है वो मार्क्स के हिसाब से दिया जाता है, फिर जो मार्क्स है उनको ग्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आजकल अधिकतर होता है, पहले मार्क्स दिए जाते हैं फिर उसको ग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें दो तरह के होते हैं ग्रेडिंग, एक फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड सेकंड इज रिफ्लेक्टिव रिलेटिव ग्रेडिंग। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है, फॉर एग्जांपल आप पहले से डिसाइड कर लें, if the marks are above 75% then that means distinction, if it is in between 60 to 75% it is first division। तो ये पहले से डिसाइडेड है सेकंड डिवीजन है या
अनसैटिस्फैक्टरी है और जो मार्क्स है उसी हिसाब से वो ग्रेडिंग दे दी जाती है। अब ये जो रिलेटिव ग्रेडिंग है, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, अधिकतर ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है। और जो है ये स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट की अकेले की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं डिसाइड किया जाता, बल्कि आपके साथ और जो दूसरे लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी उसमें जो है वेटेज दिया जाता है और उस हिसाब से ग्रेडिंग हमारी की जाती है। जो ग्रुप है, ग्रुप की पूरी ग्रेडिंग होती है, दैट मीन्स यानी आपकी इंडिविजुअल की ग्रेडिंग नहीं हुई है, एक पूरे ग्रुप की ग्रेडिंग ग्रेडिंग होती है। और ये जो इस तरह की ग्रेडिंग है, ये इसको हम कहते हैं ग्रेडिंग ऑन कर्व भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है, ग्रेडिंग ऑन द कर्व। तो ये जो ग्रेडिंग है इसको हम ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं। तो ये होता है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। डायरेक्ट ग्रेडिंग है, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। इनडायरेक्ट में एब्सोल्यूट भी है एंड रिलेटिव भी है। एब्सोल्यूट जो इंडिविजुअल को उसके मार्क्स के हिसाब से दी जाती है, जो कि पहले से डिसाइड होता है कि इतने परसेंट है तो ये ग्रेडिंग रहेगी। रिलेटिव ग्रेडिंग जो है वो इंडिविजुअल की बजाय पूरे ग्रुप को दी जाती है और इसे ग्रेडिंग ऑन द कर्व भी कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या है हमारे एजुकेशन में ग्रेडिंग सिस्टम एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक